गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज़ सोफिया। अभी तक हमने न्यूट्रिशन वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है, अमीबा में, पैरामीशियम में और ह्यूमन बींग्स में। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नेम है रेस्पिरेशन। तो जो रेस्पिरेशन है वो हमारे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट पाथवेज फॉलो करके होती है। तो वो हम वन बाय वन स्टडी करेंगे आज। सबसे पहले किसी में भी अगर रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस होगा तो उसमें फर्स्ट स्टेप तो सभी में कॉमन होगा, सेम होगा। वो होगा ग्लूकोज का डिसोसिएट हो जाना, टूट जाना, कन्वर्ट हो जाना, पायरुवेट और एनर्जी रिलीज हो जाएगी। इसमें ग्लूकोज का पायरुवेट में जो कन्वर्शन होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है। ग्लूकोज एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है और पायरुवेट एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। इसके साथ साथ जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो इन द फॉर्म ऑफ एटीपी रिलीज हो रही है। उसके बाद ये पाथवे फर्स्ट स्टेप तो इन तीनों में कॉमन है। उसके बाद ये कौन कौन सा फॉलो करेंगे वो डिफरेंट होगा कंडीशंस के हिसाब से। जैसे अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में प्रोसेस हो रहा है, यीस्ट का एग्जाम्पल है इसमें कि जब एब्सेंस होगी ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन नहीं होगी, अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो उसको हम एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। और ये कब होती है? फर्मेंटेशन के दौरान यीस्ट में होती है। यहाँ पे जो ग्लूकोज से पायरुवेट बना था, ये पायरुवेट फर्दर क्या फॉर्म करेगा? इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज करेगा। इथेनॉल जो है वो 2 कार्बन कंपाउंड है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी और एनर्जी रिलीज होगी। उसके बाद अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन की कंडीशन है, तो वहाँ पे वो कंडीशन कब होगी? हमारी मसल्स में होगी। जैसे हम एक्सेसिव एक्सरसाइज कर ले या बहुत ज़्यादा वर्कआउट जब कर लेते हैं तो मसल्स के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो इस केस में जो ग्लूकोज से पायरुवेट की फॉर्मेशन हुई थी वो पायरुवेट किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा? लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और एनर्जी रिलीज करेगा। लैक्टिक एसिड जो है वो 3 कार्बन कंपाउंड है और ये जो लैक्टिक एसिड है अगर ये एक्यूमुलेट हो जाता है, अगर इसकी बिल्डअप हो जाएगा हमारी मसल्स के अंदर, इसकी एक्यूमुलेशन हो गई तो ये क्या कॉज करता है? क्रैम्प्स कॉज करता है। जो लोग बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, कभी कभी उनकी बॉडी में क्रैम्प्स फील होंगे उनको पैरों में, तो ये उसकी लैक्टिक एसिड की एक्यूमुलेशन की वजह से होता है। दूसरा, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया आपका थर्ड वाला होगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये एरोबिक प्रोसेस है, एरोबिक रेस्पिरेशन है। इसमें जो एनर्जी रिलीज होगी वो कंपैरेटिवली मोर होगी, ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू द एनर्जी रिलीज इन द एनारोबिक रेस्पिरेशन। जो ऊपर वाले में एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमारी एनर्जी रिलीज हुई थी उसके कंपैरेटिवली एरोबिक वाली रेस्पिरेशन जो है वो ज़्यादा होगी। और इसमें जो पायरुवेट है, पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर टेक प्लेस, मतलब ये रिएक्शन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगी। और जो पायरुवेट है वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी रिलीज होगी। जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके 3 मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं इस प्रोसेस में। उसके बाद यहाँ पे नोट करके चीज़ें लिखी हैं वो देखिए कि द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द सेल्यूलर रेस्पिरेशन। जो इन पॉइंट्स में एनर्जी रिलीज हो रही है इन यहाँ पे एनारोबिक में, इसमें मसल लैक्टिक एसिड वाले में और ये एरोबिक रेस्पिरेशन में, जो ये एनर्जी रिलीज हो रही है ये क्या है? इमीडिएटली किस फॉर्म में है? एटीपी की फॉर्म में। एटीपी सिंथेसिस करेगी। एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एनर्जी करेंसी है। जैसे हमारे यहाँ पे रुपीज़ हम बोल सकते हैं ना एनर्जी करेंसी है, तो एनर्जी की करेंसी क्या है? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। फ्यूल ऑफ ऑल द एक्टिविटीज़, जितनी भी हम एक्टिविटी करेंगे उसके लिए भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी और जो एनर्जी हमें कौन प्रोवाइड करेगा? एटीपी प्रोवाइड करेगा। इन दीज प्रोसेसेस, जितने भी ये प्रोसेसेस हमने पढ़े हैं, इन दीज प्रोसेसेस एटीपी इज ब्रोकन डाउन गिविंग राइज टू द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी विच कैन derive the endothermic reaction taking place in the cell। जो भी ये एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो रही है ये आगे फर्दर किन प्रोसेसेस में यूटिलाइज हो जाएगी और फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगी। तो ये हमारा ओवरव्यू था रेस्पिरेशन का। ये इम्पॉर्टेंट है, ये एग्जाम में भी आता है और इसका डायग्राम इसी तरह बनाना है। मैं जितना भी एनसीईआरटी में थ्योरी पोर्शन था वो मैंने इसी में लिख के ख़त्म कर दिया है। तो अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसी को इस तरह से अटैम्प्ट कर सकते हो।
उसके बाद छोटे छोटे पॉइंट्स और भी हैं कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, एरोबिक पाथवे है हमारा, उसमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इसका इनटेक सफिशिएंट होना चाहिए, हमें सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन मिलना चाहिए। जो प्लांट्स होते हैं वहाँ पे एक्सचेंज होता है O2 एंड CO2 का स्टोमेटा के थ्रू, और यहीं पर जो ये लार्ज इंट्रासेलुलर स्पेसेस होते हैं ना, जो हमने वहाँ पे पढ़ा था, हमने डायग्राम पढ़ा था ना उसका लीव्स का, उसमें हमने देखा था कि जो सेल्स हैं वो स्टोमेटा में जो सेल्स हैं वो उनके बीच में स्पेसेस थे, तो वो जो स्पेसेस थे वहाँ पे क्या होगा, एयर एंटर करेगी और हर सेल जो है वो एयर के साथ कांटेक्ट में होगी, और एयर उनको क्या प्रोवाइड करेगी, ईच एंड एवरी सेल को ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगी। तो ये समझ में आ गया कि यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2, क्योंकि प्लांट में तो CO2 रिक्वायर्ड है, तो जो CO2 ईच एंड एवरी सेल तक पहुँचेगी और ऑक्सीजन जो है वो स्टोमेटा के थ्रू बाहर आ जाएगी। एक्सचेंज होता है O2 एंड CO2 का बाय डिफ्यूजन प्रोसेस से। डिफ्यूजन का मतलब उनके बीच में डिफरेंस होना चाहिए, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के उसमें होगा ये पॉइंट कि एक तरफ उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होनी चाहिए, एक तरफ उसकी कंसंट्रेशन कम होनी चाहिए। डायरेक्शन जो है इसकी किस चीज़ पे डिपेंड करती है, डिफ्यूजन की, भाई किस तरह से टेक प्लेस करेगा, इनसाइड से आउटसाइड होगा या आउटसाइड से इनसाइड होगा, ये डिपेंड करता है 2 फैक्टर्स पर। एक है एनवायरमेंटल कंडीशंस, एक है रिक्वायरमेंट फॉर प्लांट्स, रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्लांट, कि प्लांट की क्या रिक्वायरमेंट है, कि अगर वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, फोटोसिंथेसिस का टाइम है तो उसको CO2 की रिक्वायरमेंट है, तो वो CO2 को अंदर आने देगा, और अगर वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं कर रहा है तो उसको CO2 की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो CO2 को अंदर नहीं आने देगा। जैसे कि हमें हमारे पास यहाँ पे पॉइंट्स हैं 2, एट नाइट एंड एट डे का। जब नाइट होगी तो कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो CO2 एलिमिनेट कर देगा, उसकी बॉडी के अंदर भी अगर कोई CO2 प्रेजेंट है तो वो उसको भी एलिमिनेट कर देगा। इसलिए बोला जाता है ना कि रात को पेड़ पौधों के पास मत जाओ, वहाँ पे मत उनको छेड़ो, क्योंकि वहाँ पे CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, वो उस टाइम पे अपने बॉडी के अंदर, प्लांट बॉडी के अंदर जितनी भी CO2 एक्सेस में है उसको रिलीज आउट कर देते हैं। ड्यूरिंग डे जब फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है, उन्हें CO2 की रिक्वायरमेंट है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, तो CO2 अंदर जा रही होती है और CO2 रिलीज नहीं होगी। इस केस में CO2 सिर्फ इनसाइड जाएगी और यहाँ पे क्या रिलीज होगी, O2, जो हमारी कंजम्पशन के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है टेरिस्ट्रियल एनिमल और एक्वाटिक एनिमल्स का। जो टेरिस्ट्रियल एनिमल्स हैं वो ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं एनवायरनमेंट से, जो भी ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, टेरिस्ट्रियल एनिमल्स वहाँ से उसकी फुलफिलमेंट करेंगे, वहाँ से उसको लेंगे इनसाइड। तो जो टेरिस्ट्रियल एनिमल है वो हैं जो एनिमल्स लैंड पे रहते हैं, जो ज़मीन पे रहते हैं, और एक्वाटिक एनिमल्स हैं जो वाटर में रहते हैं। तो ये कहाँ से ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे, ये डिजोल्व्ड ऑक्सीजन की फॉर्म में ऑक्सीजन को कंज्यूम करेंगे। लेकिन जो डिजोल्व ऑक्सीजन होती है ना, वो बहुत कम अमाउंट में वाटर में डिजोल्व होती है एज कम्पेयर टू द एयर। तो इनको क्या करना पड़ता है, सरवाइव करने के लिए एक्वाटिक एनिमल्स को ज़्यादा ब्रीथ करना पड़ता है, इनको ज़्यादा रेट पे ब्रीथिंग का प्रोसेस करना पड़ता है एज कम्पेयर टू टेरिस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। ये इनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे 2, टेरिस्ट्रियल और एक्वाटिक के बारे में। उसके बाद ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो समझने वाले हैं। अब हम पहले उसका डायग्राम देखेंगे, उसके बाद उसको फ्लो चार्ट के थ्रू हम इजीली समझ लेंगे। ये हमारा डायग्राम रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स। ये देखिए स्टार्टिंग होगी, ये माउथ कैविटी था जो कल हमने न्यूट्रिशन के टाइम पे पढ़ा था। इसके ऊपर जस्ट ऊपर हमारे 2 नोस्ट्रिल्स होते हैं। 2 नोस्ट्रिल्स के थ्रू जो भी एयर एंटर करेगी वो नेजल चैम्बर से नेजल फेरिक्स में, नेजल फेरिक्स वाला पोर्शन ये होगा, नेजल चैम्बर से नेजोफेरेंस में जाके वो कहाँ से होती हुई, लैरिंक्स के थ्रू होती हुई ट्रैकिया में एंटर करेगी एयर हमारी, ये है ट्रैकिया। उसके बाद ये जो ट्रैकिया है ये थोरैक्स कैविटी, मिड थोरैक्स तक, यहाँ तक इसको एक्सटेंड होगा। उसके बाद 5th 1 2 3 4 5 ये जो 5th थोरैसिक लेवल है, ये अब हमें से, ये तो वो है मतलब कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं, ये नहीं काउंट किए हैं। जो रिब्स होंगी ना वहाँ पे वर्टिब्रा के 5th लेवल ऑफ वर्टिब्रा, 5th लेवल ऑफ वर्टिब्रा के लेवल पे आने के बाद ये जो ट्रैकिया है ये क्या करेगा, डिवाइड कर जाएगा लेफ्ट और राइट लंग में। ओके, तो ये है मेन इसका पाथवे कि कहाँ से एंड स्टार्टिंग होगी।
स्टार्टिंग कहाँ से होगी, नोस्ट्रिल्स से। नोस्ट्रिल से एयर जाएगी हमारी नेजल चैम्बर में, नेजल चैम्बर से जाएंगी नेजोफेरिक्स में, नेजोफेरिक्स से जाएगी लैरिक्स में, लैरिक्स से जाएगी ट्रैकिया, ट्रैकिया के थ्रू ये 5th लेवल ऑफ वर्टिब्रा पे डिवाइड हो जाएगी राइट एंड लेफ्ट लंग के अंदर। लंग्स के अंदर फिर ये फर्दर डिफ्रेंशिएट हो जाएगी ब्रोंकियाई और ब्रोंकियोल्स में, प्राइमरी ब्रोंकियोल, सेकेंडरी ब्रोंकियोल, टर्शियरी ब्रोंकियोल एंड देन टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। टर्मिनल ब्रोंकियोल जो बिल्कुल लास्ट वाली होगी, वहां पे फिर एल्वियोलाई प्रेजेंट होगी इस तरह से, ऐसे बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स होंगी ये, जहाँ पे मेनली हमारा एक्सचेंज का काम होने वाला है। तो अब हम इसको फ्लो चार्ट के थ्रू एक बार देख लेते हैं। ये देखो, स्टार्ट होगा पेयर ऑफ नोस्ट्रिल से, उसके बाद नेजल चैम्बर, देन नेजोफेरिक्स एंड देन लैरिक्स। जो लैरिक्स है ये क्या होता है, कार्टिलेज बॉक्स होता है, कार्टिलेज का बना हुआ होता है और इसको साउंड बॉक्स भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्शन ऑफ साउंड में हेल्प करता है, प्रोडक्शन ऑफ साउंड में हेल्प करता है। उसके बाद ट्रैकिया में एंट्री हुई थी, जो लॉन्ग स्ट्रेट ट्यूब थी, तो एक स्ट्रेट ट्यूब है, ये एक्सटेंड होती है कहाँ तक, मिड थोरेसिक कैविटी तक एक्सटेंड होती है और 5th लेवल ऑफ वर्टिब्रा पे जाके ये डिवाइड हो जाती है लेफ्ट एंड राइट लंग्स में। उसके बाद और जो ये लंग्स हैं इनके अंदर फर्दर ब्रांचिंग होगी, वो होगी सबसे पहले जैसे ये लंग होगा इस तरह से पूरा ये लंग है, यहाँ पे सपोज ये एंट्री हुई है इस तरह से, यहाँ पे क्या होगा, ये ब्रोंकियाई ने एंटर किया, ये फर्दर डिवाइड करेगी प्राइमरी ब्रोंकियाई, सेकेंडरी ब्रोंकियाई और फर्दर ब्रांचिंग से टर्शियरी ब्रोंकियोल्स बनेंगे। आगे देखते हैं इसको। ये रहा प्राइमरी ब्रोंकियाई से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी, टर्शियरी से ब्रोंकियोल्स। ये सपोर्टेड होती हैं बाय कार्टिलेजिनियस रिंग्स। टर्मिनल जो ब्रोंकियोल यानी कि जो लास्ट वाली ब्रोंकियाई होगी वो क्या करेगी, एल्वियोलाई फॉर्म करेगी। एल्वियोलाई ही वो पार्ट है जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ये सब तो बस उसको ट्रांसपोर्ट करती हैं, सिर्फ एक्सचेंज का काम कहाँ पे होगा, एल्वियोलाई में ही होगा। ठीक है। उसके बाद है ये पार्ट, देखो ये डायग्राम जो है ये राइट और लेफ्ट लंग का है। जो राइट लंग है वो 3 चैम्बर्स में डिवाइडेड होता है, 3 लोब्स में डिवाइडेड होता है, अपर, मिडल एंड लोअर। जो लेफ्ट वाला है वो 2 लोब्स में डिवाइड होता है, अपर एंड लोअर। उसके बाद ये 2 बातें और हैं, ध्यान रख लेना। जो लंग्स होती हैं वो लंग्स डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, वो डबल मेम्ब्रेनस सिस्टम में होते हैं। और डबल मेम्ब्रेन कौन, नाम क्या है उन मेम्ब्रेन का, वो है प्लूरल मेम्ब्रेन। जैसे कि अगर ये लंग है तो ये ऐसे डबल मेम्ब्रेन होगा और प्लूरल मेम्ब्रेन है ये। और इनके बीच में क्या प्रेजेंट होगा, प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होगा, प्लूरल फ्लूइड। इस फ्लूइड का काम क्या है, इसको फ्रिक्शन से बचाना मेम्ब्रेन को, और कोई भी अगर मैकेनिकल इंजरी से बचाना। तो यहाँ तक हमारा लंग्स वाला इम्पॉर्टेंट पार्ट कंप्लीट हो गया है। अगर क्वेश्चन आता है कि एक्सचेंज ऑफ साइट एक्सचेंज गैसेस की कौन सी है, तो वह है सिर्फ एल्वियोलाई। एल्वियोलाई पे ही एक्सचेंज होता है। उसके बाद है एयर इज टेकन इन। जब एयर इनसाइड जाती है हमारी बॉडी के, तो जो रिब्स हैं वो हमारी अपवर्ड लिफ्ट होंगी। जो डायफ्राम है, डायफ्राम जैसे कि ये है 2 लंग्स हैं, अगर ऐसे डिवाइड होके आए हैं ट्रैकिया से, तो डायफ्राम जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। तो जो रिब्स हैं वो लिफ्ट होंगी, फ्लैट होगा हमारा डायफ्राम। उस टाइम पे क्या होगा, जो चेस्ट कैविटी है वो बढ़ जाएगी, यानी कि लंग्स जो है वो एयर से फिल हो जाएंगे। ब्लड जो है CO2 लेके आएगा बॉडी पार्ट्स से, उसको आके रिलीज कर देगा एल्वियोलाई में, वहां से ऑक्सीजन को कैरी करेगा और उसको हर बॉडी के सेल तक पहुंचा देगा। ये इसका फंक्शन मतलब है ब्लड का, कि ब्लड क्या करता है, कैसे एक्सचेंज करता है ऑक्सीजन का और CO2 का। उसके बाद एक पॉइंट करके दिया रेजिड्यूअल वॉल्यूम। जो रेजिड्यूअल वॉल्यूम होती है ना, वो नॉर्मल ब्रीदिंग अगर इंसान कर रहा है ना, तो ये वो अमाउंट ऑफ एयर या वो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होता है जो हमेशा लंग्स के अंदर प्रेजेंट होता ही है, वो बाहर नहीं निकल सकता। फोर्सफुल एक्सपीरेशन, फोर्सफुल बाहर एयर निकालने के बाद, बाहर ऑक्सीजन और बाहर CO2 निकालने के बाद भी जो वॉल्यूम रह जाती है ऑक्सीजन की लंग्स के अंदर, उसको बोलते हैं रेजिड्यूअल वॉल्यूम।
और इसका अमाउंट कितना होता है 1100 to 1200 ml। हेल्थी जो मैन है वो हर मिनट 12 से 16 बार ब्रीथ करता है। और जो स्पायरोमीटर है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है स्पायरोमीटर, जो ब्रीदिंग मूवमेंट को कैप्चर करने के लिए क्लिनिकली डॉक्टर्स इसे यूज करते हैं। इसका नाम आ सकता है 1 मार्क में, स्पायरोमीटर। जस्ट बस थोड़ा सा बचा है। इफ द बॉडी साइज ऑफ द एनिमल इज लार्ज, अगर एनिमल का साइज जो है वो ज़्यादा है तो डिफ्यूजन का प्रोसेस सफिशिएंट नहीं होता ऑक्सीजन की डिलीवरी के लिए हर बॉडी पार्ट तक। तो इसके लिए स्पेशल पिगमेंट्स प्रेजेंट होती हैं जो कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होती हैं। वो CO2 को टिश्यूज से एल्वियोलाई में लेके आती हैं और एल्वियोलाई से ऑक्सीजन लेके टिश्यूज तक पहुंचाती हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ये हीमोग्लोबिन जो है ना, इनकी ऑक्सीजन के लिए हाई एफिनिटी होती है, बाइंडिंग कैपेसिटी इनकी ऑक्सीजन के लिए बहुत अच्छी होती है। रेड कलर के होते हैं, RBCs में ये प्रेजेंट होते हैं। और जो CO2 होती है ना, वो ज़्यादा सोल्यूबल होती है पानी में, एज सो ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड इन डिजोल्व फॉर्म। मोस्टली जो CO2 है वो हमारा जो ब्लड है वो डिजोल्व फॉर्म में उसको वो ट्रांसपोर्ट करता है, क्योंकि वो मोर सोल्यूबल है वाटर में। तो ये मेन हमारे रेस्पिरेशन के प्रोसेस के सारे पॉइंट्स थे। इजी पार्ट है, एक बार रिवाइज कर लेना, हो जाएगा। उसके बाद अगर आप लोगों को इसकी PDF चाहिए, क्योंकि पढ़ाते वक्त हो सकता है आप स्क्रीनशॉट लेने में प्रॉब्लम हो, तो आप बता सकते हो, मैं इसकी PDF प्रोवाइड कर दूंगी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू, बाय।